आप सबको पता है मोस्ट ऑफ जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें एक परसेप्शन बनाया गया है कि नेशनलिज्म जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। देशभक्ति दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े युद्ध हुआ है, जितने भी क्राइम होते हैं, कलेक्टिव क्राइम होते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं नेशनलिज्म का सेंस भी काम करता है। पर आज जो हम समझेंगे कि हमारे भारत की जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, नेशन है, और जब हम भारत के कहते हैं मतलब जो वैदिक कंसेप्ट या हिंदू कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म और नेशन है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करेंगे, अथर्ववेद का बड़ा खूबसूरत मंत्र है कि राष्ट्र बना कैसे। तो अथर्ववेद का ये मंत्र कहता है, भद्रमिच्छन्त हर्षयः सर्वविदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। जब ऋषियों ने भला चाहा कि हमारा जीवन में कुछ अच्छा हो, एक साउंड और हेल्दी और प्रॉस्परस स्टेट हमें प्राप्त हो, ऐसा सोच करके ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने तपस्या की, कठोर श्रम किया, मेहनत किया, संकल्प किया, दीक्षा ली, कुछ इनिशिएट किया, जिसके फल स्वरूप तीन चीजें सामने आई। एक राष्ट्र, नेशन, बल, और उस नेशन के लिए जो दो चीजें चाहिए, एक एक्सटर्नल पावर और एक इंटरनल पावर। देश के कॉन्सेप्ट में एक्सटर्नल पावर क्या होता है कि आपकी आर्मी अच्छी हो, वॉर स्ट्रेटेजी अच्छी हो, फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो। इंटरनल क्या है कि आपकी जो सॉफ्ट पावर है, आपके देश में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो, प्रॉस्परस हो, कल्चरली, स्पिरिचुअली, एकेडमिकली, सोशियली, हर मामले में डेवलप हो, प्रोग्रेस्ड हो। तो ये उसका इंटरनल डेवलपमेंट होता है। तो उस राष्ट्र में बल और ओज पैदा हुआ और उसको सभी ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, देवताओं ने एक्सेप्ट किया। तो इस मंत्र का सामान्य भाव क्या है कि कोई भी देश को बनाने के लिए तपस्या की जरूरत होती है। कुछ लोगों के, कुछ लोग सैक्रिफाइस करते हैं। ज्यादातर लोग हम सिर्फ जिंदाबाद करते हैं, भारत माता की जय, है ना, जो भी हो, जिस देश की जो भी हो। पर कुछ लोग सैक्रिफाइस करते हैं, तब हमें उसका सुख मिलता है। देश आजाद हुआ तो सैकड़ों, हजारों लोगों ने जान दी। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको फोर्स किया, जाओ लड़ाई करो, मरो, नहीं। वो उनका अपना सेंस था कि मेरे लिए, देश के लिए लड़ना ज्यादा खुशकिस्मती है, इंस्टेड ऑफ कि मैं अपना सेल्फ के बारे में सोचूं। और कमाल की बात है, उसमें 80-90 साल के बुजुर्ग भी थे और 8-10-12 साल के बच्चे भी थे जिनको फांसी की सजा हुई, बहुत टर्चर करके मारा गया। और उसमें जवान थे, हर तरह के लोग थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो उन लोगों की जो तपस्या है, और उनमें से जो ऋषि, ऋषि कौन होता है? जो सोचता है, समझता है, जो हमारे थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं। उन्होंने जिस तरह के ड्रीम देखा किसी भी देश का कि मेरा देश कैसा हो, ये अमेरिका आज वैसा है। इस अमेरिका के जो ऋषि लोगों ने, मतलब यहाँ के जो पूर्वज ज्ञानी विद्वानों ने जिस तरह की देश की कल्पना की, उन्होंने इस तरह का देश बनाया। हर देश वहां के इंटेलेक्चुअल थिंकर्स, सोचने समझने वाले लोगों के सोच और समझ पर डिपेंड करता है कि वो देश कैसे बनेगा। और जिस देश में तपस्या इन्वॉल्व नहीं है, वो देश सिर्फ एक टेरिटोरी तो होता है, पर उस देश का कोई कोई रियल वैल्यू नहीं होता। और आज आप देखिए, अभी तो करेंटली आप अफगानिस्तान में हालत देख रहे हैं। उसके अलावा दुनिया में आपको ऐसे दर्जनों नहीं, कितने दर्जन देश मिलेंगे जो नाम को देश हैं। उन देश की क्या हालत है, सोशल, इकोनॉमिकली जो भी हालत है। क्यों? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कोई तपस्या नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई ऋषि नहीं है।
सिर्फ हर व्यक्ति अपने आप के फायदे उठाने के लिए देश को क्याश करता है, वो रिलीजन के नाम पर हो, वो इंपेरियलिज्म के नाम पर हो, अलग अलग है। तो राष्ट्र के लिए तो तपस्या, परिश्रम की जरूरत और साधना की जरूरत होती है। अब सवाल होता है कि जिसको आप राष्ट्र कहते हैं वो क्या चीज है? मतलब राष्ट्र तो सुनने में बड़ा हैवी वर्ड लगता है, देश थोड़ा सा हल्का लगता है, पर जो भी है देश, राष्ट्र क्या चीज होता है? कोई पिक्चर तो होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम एक मैप देखते हैं, कितने ये देश है। तो ये सवाल एक बार ब्रिटेन का वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था, विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध का समय था। तो लंदन में एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर अपने रूम में बैठे हुए थे और पूरा ब्रिटेन झोंका हुआ था उस लड़ाई में। जब लड़ाई होती है सिर्फ आर्मी नहीं होती है ना, आर्मी तो फ्रंट में होती है, वो तो हर व्यक्ति का हर तरह के कंट्रीब्यूट करता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं होता है। और देश पूरा हिला हुआ है, युद्ध की जो जोश है उसमें भरा हुआ है। पर एक प्रोफेसर साहब बड़े शांत होकर के अपने रूम में, ऑफिस में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक मेजर साहब यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, गुजर रहे थे। अब देखा वो प्रोफेसर साहब बड़े शांत होकर बैठे, उनको बड़ा गुस्सा आया मेजर साहब को कि देश का हर व्यक्ति परेशान है, लड़ाई के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, नहीं भी कर रहा है तो टेंशन में है, एंजाइटी है। ये आदमी देखो चुपचाप बैठे शांत होकर पढ़ाई लिखाई कर रहा है। हम तो बड़े सिंपली कह देंगे गद्दार है, तो हो सकता है मेजर के मन में भी यही कुछ भाव आया होगा, तो गद्दार है। तो अंदर गया, उस प्रोफेसर साहब को झकझोरा, ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारा देश लड़ाई में बिजी है और तुम हो कि बैठ के आराम से किताबें पढ़ रहे हो। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए, बोले कौन सा देश? बोले ब्रिटेन, हमारा देश है ग्रेट ब्रिटेन। ना यही तो मैं तुमसे समझना चाहता हूँ, वो ग्रेट ब्रिटेन तुम किसको कह रहे हो? देश देश है, अब हम सब भी देश देश बोलते हैं, मैप दिखा देंगे देश है। अच्छा, आप कहना चाहते हो ग्रेट ब्रिटेन की जो टेरिटरी वही देश है, उसी के लिए जान दे रहे हैं? हाँ जी, ना उसके लिए जान देने की क्या जरूरत है? तो फ्रांस की टेरिटरी में क्या बुरी बात है? जर्मनी की टेरिटरी में क्या गंदगी है? टेरिटरी तो सबकी समान है, पीस ऑफ लैंड है। वो जापान हो, वो चाइना हो, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, सबकी जमीन तो एक ही होती है। ये जमीन नहीं वो जमीन। मेजर साहब को थोड़ी बहुत शौक लगा, तो प्रोफेसर साहब ने कहा देखो मेजर साहब, देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, देश जमीन के टुकड़े के साथ साथ उस टुकड़े में रहने वाले लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रिलीजन, वहाँ की पूर्वज एंसेस्ट्री, वहाँ का ज्ञान, विज्ञान, वो सबको मिला के जो बनता है वो देश होता है। देश अगर सिर्फ पीस ऑफ लैंड हो, फिर पीस ऑफ लैंड कहीं का भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर देश सिर्फ गवर्नमेंट हो तो कोई भी गवर्नमेंट है, क्या फर्क पड़ता है? राज अच्छा होना चाहिए, पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? जब ब्रिटिश इंडिया के समय भी बहुत सारे लोग यही आर्गुमेंट देते थे, ब्रिटिश लोग तो बड़ा अच्छा शासन कर रहे, क्या जरूरत है उनको बाहर भेजने की? तो ऋषि दयानंद वैसे लिखते हैं अपने, जब उनको किसी ने पूछा तो लिखते हैं, परदेशी राजा कितना भी अच्छा हो, अपनी चीज तो अपना होता है, अपनी चीजों से प्यार करना सीखना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, और बहुत सारे चीजों से देश बनता है। तुम जिस देश के लिए बंदूक और तोप लेकर लड़ाई करते हो, जान की कुर्बानी करते हो,
मैं भी उसी देश के लिए लड़ाई कर रहा हूं। मेरा तरीका अलग है। मैं अपने पढ़ाई के रूम में बैठ के इस देश की रक्षा कर रहा हूं। मैं यहाँ एकेडमिकली, कल्चरली, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी के थ्रू देश की रक्षा कर रहा हूं, और तुम लड़ाई के मैदान में कर रहे हो। मुझे मत सिखा देशभक्ति। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देश का मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं है। बहुत सारे चीजों के मिलावट से, मिलने से एक नेशन स्टेट बनता है। उसमें कल्चर भी है। कल्चर में आपका खान पान, रहन सहन, आइडियल्स, आपकी रिलीजियन भी है। एक हमेशा ध्यान रखिए, क्यों साउथ एशिया कंटिनेंट, साउथ एशिया सब कंटिनेंट में हमेशा हम लड़ते रहते हैं। भारत कितने बार टुकड़े टुकड़े हुआ, सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ, कितने बार हुआ। श्रीलंका गई, बर्मा गया। मैं तो सिर्फ रिसेंटली 100 साल की कर रहा हूं। अगर आप 500 1000 साल के देखें तो कितने बार टुकड़े हुए। और कारण क्या था? रिलीजियन। अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश गए। और आज भी क्यों हम आपस में लड़ते हैं? और अमेरिका, ये कंटिनेंट क्यों इतना शांत है? एक चीज, कनाडा है, अमेरिका है, मेक्सिको है, जो एक चीज कॉमन है, इनके रिलीजियन, जो मेजोरिटी रिलीजियन। आधा झगड़ा वहां खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी देश में रिलीजन का। और आपकी लैंग्वेजेस, जो सिमिलर लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें भी एक कनेक्टिविटी बनती है। उसमें भी देश का कंसेप्ट, राष्ट्र की जो जो अवधारणा है, वो भी उस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ होता है। आपकी हिस्ट्री, जब कॉमन पास्ट होता है, कॉमन एंसेस्टरीज होते हैं, वो भी उस देश को जोड़ने में, एक राष्ट्र बनाने में हेल्प करता है। और एट द एंड डेफिनेटली टेरिटरी तो मैटर करता है, पीस ऑफ लैंड हमेशा मैटर करता है। तो इन सब से देश बनता है। अगर जमीन का टुकड़ा अपने सेप कर भी दिया, अगर वहां के रहने वाले लोग अनपढ़ हो, वहां के लोग गरीब हो, वहां के लोग कल्चरली एडवांस ना हो, ऐसा देश कितने दिन जिंदा रहेगा? बहुत कम रहेगा, जब आपके अंदर वो अवेयरनेस ना हो। इसीलिए वेद का और एक मंत्र में मैं कोट करूंगा कि कोई राष्ट्र को अगर जिंदा रखना हो, सरवाइव करना हो, क्या क्या एलिमेंट जरूरी होते हैं। और ये मेरी बातें नहीं, ये वेद के मंत्र हैं। ये अथर्ववेद का मंत्र कहता है, सत्यम बृहत्तम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यूरुम लोकम पृथिवी न कृणोति। मैं उस माँ को नमन करता हूं। वेदों में कोई पर्टिकुलर देश या स्टेट का तो कंसेप्ट नहीं है। राष्ट्र मतलब जो जमीन, इस धरती के जिस कोने में, जिस पीस ऑफ लैंड में रहता है, वो उसका राष्ट्र है। पर वो राष्ट्र के लिए क्या चीजें जरूरी हैं जो उस देश को सरवाइव करने में, या उस देश के लोगों को उस देश के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करता है? बोले सत्य। जब तक उस देश के लोगों में ऑनेस्टी ना हो, और यकीन मानिए, दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, उनकी अगर डिटेल्स खंगालें, क्या क्या चीजें हैं, जो गुण है जो उन देशों को प्रॉस्परस बनाया, बहुत सारे चीजें हैं। उनमें मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज के मोस्ट ऑफ जो जनता है वो ऑनेस्ट होता है। इवन जिस देश में आप रह रहे हैं, यहाँ भी सामान्यतः आम लोग आम व्यवहार में ऑनेस्ट होते हैं। और जिस देश से हम बिलोंग करते हैं, आमतौर पर सामान्य लोग वहां डिसऑनेस्ट होते हैं। और उस डिसऑनेस्टी का रिजल्ट उसकी पॉवर्टी, उसकी फॉल डाउन में, और बहुत सारे चीजों में, करप्शन। तो सत्य एक संधारक होता है। कोई चाहे मेरे देश को आगे बढ़ाना है, तो उसको ये सोशल एटमॉस्फेयर, ऐसा सोशल अवेयरनेस बनाने की जरूरत है कि व्यक्ति इंडिविजुअली और सोशली ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करे। रितम, जो नेचुरल ट्रूथ है, ये नेचुरल ट्रूथ क्या होता है? जो लॉ ऑफ नेचर है,
जो इटरनल्स होते हैं, वो सूरज की गर्मी हो, पानी में ठंडापन हो, मनुष्य का या किसी भी पशु पक्षी का जो नेचर होता है, वो रिदम है। वो लॉ ऑफ नेचर को रेस्पेक्ट करना, वो इटर्नल जो यूनिवर्सल लॉज है उसको फॉलो करना। और उग्रम, और जब तक आपके अंदर वो उग्रता, उग्रता मतलब वो एग्रेसिवनेस, वो अचीव करने का भाव, वो जो उद्योग समझते, जो इंडस्ट्री, मेहनत, वो भी किसी भी देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और आप सबको पता है जापान वर्ल्ड वॉर 2 में किस तरह बर्बाद हो गया था। और कितना बड़ा देश है, छोटा सा देश है। देश क्या, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और वहां हमेशा भूकंप है, अर्थक्वेक वहां लगा रहता है। अब पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है बहुत हाई है, उसके बावजूद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी 20-25 साल के अंदर जापान यूरोप के किसी भी देश को टक्कर देने लायक था समृद्धि में, देश में। क्यों? 2 चीजें उन्होंने अपनाई, हार्डवर्क, उद्योग, इसको हम उग्रम कहते हैं, जिसको उसने नेशनलिज्म के साथ जोड़ा। आज भी जो लोग जापान में काम करने जाते हैं या जापान के सोशियल स्ट्रक्चर को समझते हैं, उनको पता है कि लोग कितना छोटे से छोटे काम को भी, कोई सफाई करने वाला व्यक्ति भी उस सफाई के साथ नेशनलिज्म को जोड़ता है। अगर वो साफ ना हो, वो गिल्ट फीलिंग करता है, उसको लगता है मेरे देश के साथ गद्दारी कर रहा हूं। तो वो जहां जहां धनी देश आपको प्रस्परस देश मिलेगा, वहां वो उद्योग, जो इंडस्ट्री है, मेहनत है, वो हमेशा चल के आ। इसी तरह दीक्षा, जो आप इनिशिएट करते हो, जो आप संकल्प लेते हो, तपह, कष्ट सहने की आदत, सुख या दुख में अपने आप को सस्टेन करने की, अपने आप को मजबूत बनाने की जो अभ्यास, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है। और ज्ञान को पालना, मानना, रेस्पेक्ट करना, एजुकेशन को हमारे तरह नहीं कि किताबों को तो पैर लग जाए तो 10 बार करेंगे, पर पढ़ेंगे कम है। बहुत कम इंडियन एजुकेटेड लोगों के घर में आपको प्रॉपर लाइब्रेरी मिलेगी, और मिलेगी तो किताबें पढ़ते हुए मिलेंगे। ये इसीलिए बता रहा हूं कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं और हमारा इंडिविजुअल नेचर किस टाइप का है। फिर हम पूछते रहते हैं हमारे देश क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम भी तो उसी डीएनए से हमारे अंदर भी है ना। और जब तक वो डीएनए नहीं बदलेगा, देश तरक्की नहीं करेगा। हमारे अंदर एजुकेशन के प्रति प्यार नहीं है, हमारे अंदर प्रोफेशन के, पैसा कमाने के प्रति प्यार है। अगर इंडियन लोग ज्यादातर पढ़ते लिखते इसलिए नहीं कि उनकी ज्ञान की भूख है, इसलिए कि पैसे का भूख है। वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई क्रिटिसाइज करता है, पर पैसा कमाने लगते ही पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। ये बुरी बात है, ये किसी भी देश के लिए अच्छा लक्षण नहीं होता है, किसी भी सोशल स्ट्रक्चर के लिए अच्छी बात नहीं होती है। यज्ञ, यज्ञ, अभी पिछले संडे को ही यज्ञ पर चर्चा कर रहे थे ना। यज्ञ सैक्रिफाइस नहीं है, यज्ञ है सेल्फ इंटरेस्ट को कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ देखना। दोनों में फर्क है। आपको सेल्फिश बनना चाहिए, नहीं तो फिर आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, आप बढ़ेंगे कैसे? पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट अगर एक्सक्लूसिव हो तो आप राक्षस बनते हैं, आप दूसरों के बर्बादी का, नुकसान का कारण बनते हैं। जब आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हैं, जब समुदाय की उन्नति में अपनी उन्नति को देखने लगते हैं, तो वो यज्ञ बन जाता है। पिछले बार डिटेल में इसकी चर्चा की थी। ये सब चीजें हमारे राष्ट्र को, धरती को धारण करते हैं। जिस देश में जितना ज्यादा इस तरह के तत्व होंगे, वो देश रियल देश या राष्ट्र के रूप में इवॉल्व होता है, वो प्रॉस्परस होता है, वो माइटी होता है, शक्तिमान होता है, उसकी सुनी जाती है। जनरली जैसे शुरू में हमने शुरू की थी कि ज्यादातर जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो नेशनलिज्म को बहुत बुरा मानते हैं, और जहां भी इवन जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स होते हैं या नेशनलिस्ट पार्टीज होते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लॉजिक क्या है?
कि नेशनलिज्म जो है वो लोगों को वायलेंस की और लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करता है, और मोस्ट ऑफ युद्ध जो है वो नेशनलिज्म के कारण है। इसको थोड़ी देर समझ के फिर आगे चलते हैं। नेशनलिज्म के तीन अलग अलग फैक्टर हैं। जब नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म का, साम्राज्यवाद का दूसरा नाम बन जाए, डेफिनेटली वो खतरनाक होता है। जब नेशनलिज्म मोनोपोली, एकाधिकार से जुड़ जाए, तो फिर वो नेशनलिज्म खतरनाक होता है। और दुनिया में हमने देखा नेशनलिज्म के नाम पर जो तीन फैक्टर काम करते हैं, बेसिकली वो तीन फैक्टर जो इंपेरियलिज्म को, साम्राज्यवाद को, मोनोपोली को बढ़ावा देना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं, जिसके कारण दुनिया में पिछले हजारों 1500 साल से करोड़ों लोग मारे गए, हजारों युद्ध हुए। आज तक भी किसी भी देश में जो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उस नेशनलिज्म के कारण होता है। वो फैक्टर है इंपेरियलिज्म, उसकी मूल फैक्टर है दूसरों पर कब्जा करना, दूसरों पर राज करना, और जैसा मैं मानता हूं दुनिया वैसा माने, मोनोपोली एस्टैब्लिश करना। और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए तीन तरह के हम हिस्ट्री में लोगों को देखते हैं। एक रिलीजन के नाम पर जब आप मोनोपोली और इंपेरियलिज्म को एस्टैब्लिश करते हैं तो टेररिज्म पैदा होता है। आप 2000 साल की हिस्ट्री देखिए, यूरोप की हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी का जो 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 जब जो प्रवेश हुआ, तो वो टेररिज्म तब आपको देखने को मिलता। वो भी एक नेशनलिज्म था, एक रिलीजन के बेस पर पूरा यूरोप उखड़ गया। यूरोप में करोड़ों लाखों लोग मारे गए। केवल यूरोप नहीं, उसके आसपास मिडिल ईस्ट, एशिया से लेकर अफ्रीका तक भी उसका धुआं पहुंचा। वो नेशनलिज्म जो रिलीजियंस के साथ जुड़ करके चलता है। और आज मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि दूसरे रिलीजन इस्लाम के नाम पर, वो रिलीजन की बात नहीं है। रिलीजन जब राज करना चाहता है तो टेररिज्म फैलती है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। किसी भी तत्व में जब मोनोपोली और इंपेरियलिज्म का भाव आ जाए तो वो डेंजरियस होता है। जब नेशनलिज्म रिलीजन के साथ चलने लगे, डेफिनेटली वो खतरनाक होता है। वो हमने देखा और आज भी देख रहे हैं। दूसरा फैक्टर होता है कम्युनिज्म। ये लेनिन हो, स्टालिन हो, माओ से तुंग हो, और अलग अलग छोटे छोटे देशों में जो डिक्टेटर हुए कम्युनिस्ट के लोग, इन्होंने नेशनलिज्म के नाम पर, एक कम्युनिस्ट नेशनलिज्म के नाम पर जो खून बहाया, वो एक कम्युनिस्ट नेशनलिज्म के कारण हो। और तीसरा जो नेशनलिज्म हमने यूरोप में देखा, जो यूरोप में पैदा हुआ, वो ब्रिटेन के, फ्रांस के, पुर्तगाल के, स्पेन के, उस समय के यूरोपियन कंट्रीज की नेशनलिज्म के नाम पर पूरे दुनिया में जो राज एस्टैब्लिश करना था, कॉलोनी बनाना था, स्लेव बनाना था, जिसके कारण करोड़ों लोगों को टर्चर किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। खाली इतना नहीं, सबकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी चेंज कर दी गई। आज तक इस धरती उस दर्द को भोगता है यूरोपियन नेशनलिज्म के कारण। और जहां से वो हिटलर, मुसोलिनी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, हिटलर मुसोलिनी तो ऊपर के हैं, पर हम चर्चिल को भूल जाते हैं, हम ब्रिटेन की वो बर्बरता को भूल जाते हैं, हम स्पेन की बर्बरता को भूल जाते हैं। और एशिया में भी जापान की नेशनलिज्म हम देखते हैं, और आजकल चाइना की। तो जहां जिस भी नेशनलिज्म के साथ, नेशन के साथ मोनोपोली मेरी चले और किसी की नहीं, और इंपेरियलिज्म का कंसेप्ट जुड़ जाए, तो राष्ट्रवाद डेफिनेटली खतरनाक है। पर हम जिसकी बात कर रहे हैं जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्या वो उसी तरह का नेशनलिज्म है? उससे बिल्कुल अलग है। अगर इंडियन हिस्ट्री को 5000 10,000 साल से आप देखें, जब मैं इंडियन कहता हूं, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, इट्स अबाउट द वैदिक कॉन्सेप्ट या हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान की, भारत की जो नेशनलिज्म थी वो प्योरली स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई थी, और जिसके मूल में जो जो सेंस होता था, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत एक है, सच एक है,
पर ज्ञानी लोग अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। किसी का सच अलग होने से वो मरने या मारने लायक नहीं होता है। हमारे उसके साथ विरोध हो सकता है, स्टिल वी नीड टू रेस्पेक्ट देम। एक, ये मैं वेद के मंत्र कोट कर रहा हूँ, एकम ज्ञानम बहवो रथास। रास्ता एक हो सकता है पर बहुत सारे रथ, बहुत तरीके के गाड़ियां हो सकती हैं। कोई ह्यूस्टन से ऑस्टिन पहुंचना चाहे, कोई कार से भी जा सकता है, कोई फ्लाइट से भी जा सकता है, कोई बाइक से भी जाते हैं, बहुत सारे लोग बाइकिंग करते हैं, कोई पैदल भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकते हैं। पर गाड़ी बदल जाने से व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं बनता। इसीलिए आप देखेंगे वेदों में, उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में हमारे यहाँ राष्ट्र की कंसेप्ट है। अब नेशनलिज्म एक अलग टॉपिक है, पॉलिटिकल टॉपिक है, उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेन देन। ऋषि मुनि लोग नेशनलिज्म की बात क्यों करते हैं, और वेदों में, उपनिषदों में हर जगह ये चीजें क्यों मिलता है? वो इसीलिए, हमारा नेशनलिज्म किसी एक देश की टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी टेरिटरी में रहे, उसको क्या ध्यान रखना है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये हमारा नेशनलिज्म की बॉर्डर लाइन है। सारे संसार, संसार का हर प्राणी ईश्वर से समाया हुआ है। शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, इस संसार का हर प्राणी उस परमात्मा के संतान है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। जो सभी प्राणियों में खुद को देखता है, खुद में सबको देखता है, वही रियल इंसान है। ऐसे सोच के बेस पर हमारी नेशनलिज्म खड़ी होती है। इसलिए जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, वो देशभक्ति को प्रमोट करता है। देशभक्ति, तुम जिस देश से जुड़े हुए हो उस देश से प्यार करो, उस देश को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करो, पर ये इसके लिए जरूरी नहीं कि दूसरे देश से नफरत करो। अपनी माँ से प्यार करने को कोई कहे, इसका अर्थ नहीं कि दूसरों की माँ से नफरत करो। मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूं, इसका अर्थ नहीं कि मैं दूसरों की माँ से नफरत करूं, जो कि हमें वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म में सिखाया गया और जिसकी क्रिटिसाइज की जाती है। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए हमें यह सिखाया गया कि तुम्हारी माँ से प्यार करो, इसका अर्थ नहीं कि दूसरे माँ से नफरत करो। इसलिए हजारों सालों की हिस्ट्री में आज तक कभी भारत किसी पर अटैक करके जमीन छीनने की कोशिश नहीं की है। कभी इंडिया, कभी कोई इन्वेडर नहीं रहा है, आक्रामक नहीं रहा है। हमारा राज्य साउथ ईस्ट एशिया तक था, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओत्से तक भारत का राज्य, भारत के राजा राज करते थे। इस तरफ अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और इधर नॉर्थ में ईरान तक हम राज करते थे। पर वो वेल विश के बेस पर होता था, सहृदयता के बेस पर होता था, समन्वय के बेस पर होता था। हमारे लिए मातृ भक्ति, देशभक्ति बराबर होता था। ये जो वंदे मातरम आप बोलते हैं, तो क्या चीज, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अथर्ववेद का मंत्र है। पृथ्वी मेरी माँ है, जैसी मेरी माँ है धरती भी मेरी माँ है। धरती मतलब जिस धरती की टुकड़े मेरा देश कहता हूँ, वो मेरे लिए माँ है, मैं उसका बच्चा हूँ। यही संबंध है माँ और बेटे का। इसीलिए देश प्रेम मातृभक्ति के साथ जुड़ दी जाती है। और जब बंकिम चंद्र ने जो वंदे मातरम लिखा, उसका भाव भी यही था ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाय जशीतलाम शस्य श्यामला मातरम। वो माँ किसको बोला? उस भारत माता को माँ बोला। हमारे यहाँ नेशनलिज्म मतलब माँ और बेटे का संबंध है। मैं तुम्हें नमन करता हूँ, तुम्हारी स्तुति करता हूँ, हे धरती माँ है मेरे देश की माँ। जब मैं देश को माँ बोलता हूँ, तो उस देश की नदियां, नाले, पहाड़, पर्वत, इंसान सब मेरे लिए पूज्य बन जाते हैं। इसलिए हम हिमालय को भी देवता मानते हैं, विंध्य को भी देवता मानते हैं,
नदियों को भी देवता मानते हैं, जंगलों को भी देवता, वन देवता मानते हैं, गाय बकरी सबको देवता मानते हैं। ये है नेशनलिज्म का इंडियन जो एस्पेक्ट है, जहां वेस्टर्न कंसेप्ट हमें सिखाता है नेचर सिर्फ एक रिसोर्सेस है तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए, कंजम्पशन के लिए। वहां इंडियन शास्त्र, इंडियन तो ट्रेडिशन सिखाता है नेचर को रेस्पेक्ट करो, वो तुम्हारी माँ है। कभी कभी जब मैं ऐसी चीजें बोलता हूँ ना, जो जो थोड़े समझदार लोग हैं उनको ये बुरा लगना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं देखते। दुनिया में सबसे गंदा अगर नदियों को कोई करता है तो हमारी कम्युनिटी करता है। इवन ह्यूस्टन में भी पूजा का सामान लेकर नदियों में बहा देते हैं। बेचारे बड़े मुश्किल से अमेरिकन लोगों ने यहाँ के नदी नालों को साफ रखा, पर क्या करें, हमारी सुपरस्टिशन और हमारी जो अधकचरे बुद्धि देश की नदियों को तो गंगा तक भी गंदगी कर छोड़ दी, यहाँ भी हम करने लग जाते हैं। इसीलिए जब मैं थोड़े आइडियल बात करता हूं तो नेचुरली जो समझदार लोग हैं उनको बुरा लगना भी चाहिए, लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है, मैं तो कहता हूं आपको लगे बुरा कि ये ऐसे बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है, ऐसा तो रियल लाइफ में नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि किसी ने बताया नहीं आपको हमें कि तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है और तुम जो करते हो क्या करते हो। पर हमारे शास्त्रों में, हमारे ट्रेडिशन में बताया गया नदी को भी देवता मानो। हम नहीं मानते, हम मानते एक अलग तरीके से मानते। हम आरती उतारते पर गंदा फैलाते। हम जंगल को वन देवता कहते हैं पर सारे पेड़ काट कूट करके बेच देते हैं। पहाड़ों को देवता मानते हैं पर सारे माइनिंग इलीगल करते हैं पैसा कमाने के लिए। वो अलग बात है, वो किसी दिन जगेगा तो हो सकता है देश के मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न बच्चों के अंदर किसी दिन वो भाव जगेगा। शायद वो अपने पुराने इंडियन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो तभी देश भी महान बनेगा। पर ये मैं आपको शास्त्रों की बात बताता हूँ, अपनी ट्रेडिशन की बात बताता हूँ। हमारे लिए तो नेचर देवता थी, हमारे लिए सिर्फ कंजम्पशन का रिसोर्स नहीं था, जिंदा रहने के लिए जरूरी हम करते थे। और इसीलिए हम धरती को रेस्पेक्ट करते थे, हम वन को भी रेस्पेक्ट करते थे, नदियों को रेस्पेक्ट करते थे, पेड़ों को रेस्पेक्ट करते थे। और राष्ट्र, कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब रियली हम उस देश के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक खूबसूरत ऋग्वेद का मंत्र है, अहम राष्ट्री संगमनी वसुना, मैं राष्ट्र हूं। मेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, मैं राष्ट्र हूं मतलब मेरी हर वो व्यवहार राष्ट्र से आइडेंटिफाई करता है। मैं अगर चोर हूं तो मेरा देश चोर बनता है। अगर ज्यादातर देश का ज्यादातर सिटीजन चोर बन जाए तो लोग उसको चोरों का देश कहते हैं। अगर ज्यादातर लोग साइंटिस्ट बन जाएं तो लोग उस देश को साइंटिस्टों का देश कहते हैं। अमेरिका में आपका बड़ा रिस्पेक्ट है इंडियन कम्युनिटी का, क्यों पता है? क्योंकि आप ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के रूल रेगुलेशन को मानते हैं। ये यहाँ का हर अमेरिकन इंडिया जाकर देखा नहीं इंडिया क्या है, पर आपके व्यवहार से उनको लगता है इंडियन लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़े एजुकेटेड होते हैं। वो मिसपरसेप्शन है, परसेप्शन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू गेट दैट रेस्पेक्ट। आपने भारत का एक अच्छा नाम बनाया इस देश में, पर हर देश में ऐसा नहीं होता है ना। अरब में ऐसा कंसेप्ट नहीं है ना, ब्रिटेन में ऐसा कंसेप्ट नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का इंडियन माइग्रेशन अलग टाइप का है। तो हमारा व्यवहार से लोग देश से कनेक्ट करते हैं हमें। अगर मेरे देश में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं तो लोग कहेंगे इंडिया इज एजुकेटेड कंट्री। अगर अनपढ़ है तो लोग कहेंगे भारत एक इलिटरेट कंट्री। अगर हम ज्यादातर ऑनेस्ट है तो लोग कहेंगे कि भारत इज ऑनेस्ट कंट्री। ध्यान रखिए, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम। राष्ट्र कोई मैप नहीं है, मेरे से शुरू होता है और बाकी उस देश के रहने वाले हर लोग तक जाता है। जब तक मैं उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई ना करूं तो देश की उन्नति नहीं होगी। और मेरे साथ साथ
मेरी भाषा के प्रति मुझे प्यार हो, मेरी संस्कृति के, मेरे धर्म के प्रति, मेरे लोगों के प्रति प्यार होना भी जरूरी है। एक छोटी सी बात कहते हैं, आपको पता है इजराइल नाम का कोई देश 50-60 साल पहले तो था ही नहीं, है? और आपको पता है ज्यूश लोगों की लाइफ कैसे मिजरेबल था, और कितने दिनों के लिए, कोई 10, 50, 100 साल के लिए नहीं, हजारों हजारों सालों तक सारे यहूदी ज्यूश लोगों का वो बर्बाद कर दिया। दुनिया के हर देश में ज्यूस फैले हुए थे, इंक्लूडिंग इंडिया। वो यूरोप का देश हो, अफ्रीका में हो, एशिया में हो, साउथ अमेरिका में हो, अमेरिका में हो, इवन भारत में भी। पर हमेशा हजारों सालों से वो एक हमेशा, जब भी कोई उनका फेस्टिवल या खाना खाते थे या कुछ करते थे, पार्टी होती थी, हमेशा कहते हैं वी विल मीट सून इन आवर ओन कंट्री, हम बहुत जल्दी अपने देश में मिलेंगे। किसी को पता नहीं था इसका मतलब क्या है, हजारों सालों तक बोलते रहे और उन्होंने एक जमीन को हासिल किया, अपना देश बनाया। स्टोरी ये नहीं, ये स्टोरी तो आप जानते हो इजराइल कैसे बना। स्टोरी में जो बताना चाहता हूं वो दूसरी है। दूसरी है कि जब इजराइल बना और ज्यूश लोग दुनिया भर से आए, सबकी लैंग्वेज अलग थी। कोई 1000 साल से फ्रांस में था, कोई अफ्रीका में था, कोई ब्रिटेन में था, कोई इंडिया में था, कोई अफ्रीका में था, सब आए, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। देश बनेगा तो देश की कोई लैंग्वेज भी तो होनी चाहिए। वो तो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज होते हैं, हमारे जैसे देश जो जो इन्वेडर की लैंग्वेज पर प्राउड फील करता है। ये भी एक कारण है देश की, भारत की स्पीड ना होने का प्रॉस्पेरिटी में। पर कोई भी राष्ट्र अपनी पहचान कैसे बनाएगा अगर उसकी कोई अपनी लैंग्वेज ना हो। उन्होंने ढूंढा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी। अब पता चला उनकी भी कोई भाषा थी, खोजा जाए कहां मिलेगा। 1500 2000 साल में कोई लैंग्वेज बसती है क्या, मिले भी नहीं। मिली आर्कियोलॉजी वालों के ढूंढा हुआ पत्थर के टुकड़ों से, जो पुराने खुदाई करके जो मिलता है, पता चला हिब्रू नाम की एक भाषा थी। उस भाषा का स्क्रिप्ट भी क्लियर नहीं था, क्योंकि पत्थरों में कुछ मिलता है, टूटा फूटा पत्थर है, कुछ लेटर्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं है। सरकार और जनता मिलकर के ठाना हमें इस देश की भाषा, अपनी उसी हिब्रू भाषा को दोबारा रिवाइव करना है। टूटे फूटे मिट्टी के नीचे दबे हुए 1000 साल से टूटे फूटे पत्थरों के टुकड़ों से स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को ढूंढ करके उन्होंने ऐसी एक लैंग्वेज निकाली, अपनी लैंग्वेज। आज इजराइल की नेशनल लैंग्वेज भी हिब्रू है, बोलचाल की भाषा भी हिब्रू है, लिटरेचर की भाषा भी हिब्रू है। और बाय द वे इंडियन लोग जो बड़े कमेंट करते हैं बिना अंग्रेजी जाने साइंस के कैसे पढ़ोगे, इजराइल लोगों के साइंस भी हिब्रू में ही पढ़ते हैं। वैसे तो फ्रेंच में ही पढ़ते हैं, जापानी में ही पढ़ते हैं, चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ के साइंटिस्ट बनते हैं। और मुझे नहीं पता इंडियन लोग इंग्लिश में साइंस पढ़ के कौन सा साइंस में तीर मारा है आज तक, कौन सा तीर मारा है साइंटिस्टों ने, इंडियन साइंटिस्टों ने अंग्रेजी में पढ़ के। पर दावा करते, पर खाली 75 साल से अभी हम मेंटली इंडिपेंडेंस नहीं हुए हैं, अभी भी हम उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भरे हैं। पर इजरायलियों से सीखने की जरूरत है। कोई देश तरक्की करता है तो कितना, कैसा भाव चाहिए। तो कोई भी देश तरक्की करता है जब उसका प्रेम में रियल सेंस हो। पाकिस्तान को गाली देने से, हिंदुस्तान की जय बोलने से कोई देश तरक्की नहीं करता। देश प्रेम तो वो है, मैं अगर अपने धर्म को ठीक से निभाऊं और देश के साथ आइडेंटिफाई कराऊं, वेद की भाषा में अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम,
तो देश तरक्की कर जाएगा। एक टीचर देश प्रेम पर प्रवचन कम दे करके अगर ठीक से बच्चों को पढ़ा लेना भारत में, तो देश का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए। पर प्रॉब्लम है कि भारत में 70-80% सरकारी स्कूलों के टीचर बेईमानी करते हैं। मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, बुरा माने तो आपकी मर्जी है, ये रियलिटी है। ज्यादातर सरकारी ऑफिसर रिटायर्ड होने के बाद पार्क में बैठ के गालियां देते, क्या बोलते पता है? सब करप्ट है, वो करप्ट है। और उनकी पास्ट खंगाला जाए, सब रिश्वत लेकर रिटायर्ड हुए। मतलब देशभक्ति जरूरत नहीं है, देश प्रेम करना है, अपने काम को ठीक से करो। टीचर ठीक से पढ़ाए, देशभक्ति हो गई। छात्र ठीक से पढ़ ले, देशभक्ति हो गई। क्लर्क अपना काम ठीक से कर ले, इंजीनियर अपनी प्रोफेशन ठीक से निभा ले, डॉक्टर अपना काम ठीक से कर ले, पॉलिटिशियन अपना काम ठीक से कर ले, पति पत्नी अपने ठीक से बच्चों को ठीक से पाल ले, अपने अपने कर्तव्य को ठीक से कर ले, देश अपने आप बढ़ जाएगा। और देश है क्या? जमीन का टुकड़ा थोड़ी है। मैं देश हूं, तुम देश हो, मेरे परिवार देश है। अगर मेरे परिवार में शांति नहीं, तो ऐसे दुनिया के हमारे देश के बहुत सारे लोगों में शांति नहीं। वेद का एक मंत्र कह के बात पूरा करूंगा। और एक अच्छा देश बनाने के लिए जो चीजें जरूरत है, वेद का मंत्र है, जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथिवीं यथौकशम सहस्रधारा द्रविणस्य मे दुहे ध्रुवे वधेनु रणपस्फुरन्ति। देखिए, ये कंसेप्ट हम मानते हैं, सब वेस्टर्न कंसेप्ट है। वेद के मंत्रों को देखिए, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम। ये धरती अलग अलग तरह के लोगों को धारण करती है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म पालन करने वाले, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करने वाले, पर हैं तो सब एक ही देश के। सबके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट मत करो, लैंग्वेज के बेस पर, धर्म के बेस पर, बिलीफ सिस्टम के बेस पर डिस्क्रिमिनेट मत करना। ते अज्येष्ठा अकनिष्ठा स उद्भिदो अमध्यमासो महसा विवावृधो। इस देश के रहने वाले कोई ना ज्येष्ठ है बड़ा, ना कोई कनिष्ठ है छोटा, ना मध्यमा मतलब कोई मिडिल का। कास्ट के बेस पर हो, क्लास के बेस पर हो। दुनिया में ज्यादातर प्रॉस्परस देश को स्टडी करिएगा, कोई भी प्रॉस्परस देश में और एक चीजें मिलेगा, वहां मिनिमम डिस्क्रिमिनेशन है। जिस देश में आप रहते हैं, यहाँ भी लैंडस्केपर को या आपके घर हैंडीमैन का काम करने वाले को कोई बुरे नजर से, छोटे नजर से नहीं देखता। हमारे यहाँ अपनी आटाची अगर खुद उठाओ, अपने रिश्तेदार कमेंट कर जाते हैं। एक कुली चाहिए, इसीलिए नहीं चाहिए कि बोझ भारी है, इसीलिए कि स्टेटस मेंटेन नहीं हो रहा है, कोई पकड़े मेरी आटाची। ध्यान रखिएगा, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट में कहाँ कमी होती है ना। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए सबको बराबर भाव से देखना, ना कोई ना वीवीआईपी, ना वीआईपी, ना छोटा। तभी देश कंसेप्ट। एक छोटा और कंसेप्ट कह के पूरा करेंगे, और वो वैदिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पांचजन्य। पांचजन्य वो नहीं जो महाभारत में श्री कृष्ण का शंख का नाम भी पांचजन्य है, पर एक वैदिक कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट अबाउट सोशल स्ट्रक्चर। कहते राजा वो है जो पांचजन्य हो। ये राजाओं के लिए बात आती है। पांचजन्य मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और पांचवा जो जंगलों में आदिवासी या जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, इन पांचों को जो बराबर ढंग से ट्रीट करे, सबको समान दृष्टि से डेवलप कराने की कोशिश करे, वो राजा पांचजन्य कहलाता है। वो देश भी पांचजन्य कहलाता है। हमारे यहाँ लोगों को अपने प्रोफेशन, अपनी नेचर, अपनी एटीट्यूड के हिसाब से चार तरह से बांटा।
इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, वॉरियर क्लास जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं, जो बिजनेस क्लास जिसको हम वैश्य कहते हैं, वर्कर क्लास जिसको हम शूद्र कहते हैं। पंचवां जो इन चारों सिस्टम में मेन स्ट्रीम में नहीं है, ट्राइबल या जंगल या पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं, इनकी सबकी ख्याल रखें। और लास्ट जो जरूरी है उसी के साथ कंक्लूड होगा। और बड़े मजेदार बात है, जिन मंत्रों को मैं कोट कर रहा हूं वो ऋग्वेद के भी लास्ट मंत्र हैं, ऋग्वेद के अंतिम चैप्टर के अंतिम मंत्र हैं। और वो मंत्र देखिए किसी देश के लिए कितना जरूरी है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। साथ साथ चलना सीखो, एक साथ बोलना सीखो, एक दूसरे के मन को जानो। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने शेयर करके जो भी सुख दुख मिला उसको एक दूसरे से शेयर करके आगे बढ़ा, शेयर करना सीखो। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनसः चित्तमेषाम समान मंत्रम अभिमंत्रयेव समाने नवो हविषा जुहोमि। तुम्हारे थॉट्स एक जैसा बने, तुम्हारी असेंबली भी एक जैसी बने, तुम्हारा एक दूसरे को मन को समझने वाले बनो, एक ही चीज को विचार करने वाले बनो, एक दूसरे से शेयर करके एक ही चीजों को एंजॉय करना बनो। समान व आकुति ही, तुम्हारा रिजॉल्व भी सेम एक जैसा बने। समाना हृदयानि व, तुम्हारे दिल में प्रेम भावना भी एक दूसरे के प्रति समान बने। समान मस्तु वो मनो, तुम्हारा मन भी एक जैसा बने। यथा व सुसहासति, जिससे कि तुम खुशी से यूनिटी के साथ जी सकते हो। और ये सब चीजें इंडिविजुअल के लिए नहीं, किसी सोसाइटी या देश के लिए। तो ये कुछ मैंने वैदिक कंसेप्ट या हिंदू कंसेप्ट ऑफ नेशन और नेशनलिज्म की बात रखी। ये अगस्त 15 देश आजाद आसानी से नहीं हुआ। जिन लीडरों को आप जानते हैं वो तो जानते हैं, इसके अलावा भी लाखों अनजान अननोन अनसिन लोगों ने अपनी लाइफ को कुर्बान की है इस देश की आजादी के लिए। इस आजादी को बनाए रखना हमारा काम है, जो अंदर हैं जो बाहर हैं, इन सबका काम। इवन ध्यान रखिए, कभी कभी आप लोगों को लगे हम तो अमेरिकन बन गए, अमेरिका में रहते हैं, हमें क्या चाहिए। पर आप अगर आजादी की हिस्ट्री देखें, इस आजादी को लीड करने वाले ज्यादातर लोग एनआरआई थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। और आजादी की लड़ाई में ज्यादातर जो स्ट्रेटेजिकली मीटिंग होती थी वो इंडिया हाउस लंदन में हुआ करती थी। तो हम बाहर हैं या अंदर है अलग बात है। उस देश की आजादी को तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, पर आजादी तभी रहती है, ये जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर है, कोई भी देश ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रहेगा अगर वो माइटी ना हो, पावरफुल ना हो, स्ट्रांग ना हो, वहां के लोग प्रॉस्परस ना हो। जरूरी है हम अंदर बाहर जहां भी रहे तो उस आजादी को बनाए रखने की कोशिश करें। आप सबको दोबारा भारत की आजादी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।